नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज हम बात करेंगे, यदि आपकी फसलों पे किसी तरह के रोगों का हमला हो जाए तो उसमें कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इस गोबर सॉल्यूशन के विषय में बताना चाहूँगा, इस गोबर घनशक्ति के विषय में बताना चाहूँगा। ये गोबर घनशक्ति वास्तव में जो प्रकृति ने लाखों तरह के जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को विकसित किया है, उसमें से कुछ जीवाणु का मिश्रण है। वैसे तो प्रकृति में लाखों तरह के जीवाणु हैं, हम लाखों तरह के जीवाणु के विषय में कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि आधुनिक शोधकर्ता भी अभी तक 100, 150, 200 जीवाणुओं के विषय में ही थोड़ा बहुत जान पाए हैं। प्रकृति अद्भुत है, प्रकृति का रहस्य भी अद्भुत है। हम उदाहरण के रूप में दूध को लें, हम दूध के विषय में भी अभी तक कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि जब हम किसी पशु का दूध निकालते हैं और यदि उसको 2 घंटे तक उबाला ना जाए, गर्म ना किया जाए, तो वो दूध सड़ना शुरू हो जाता है, उसमें दुर्गंध आने शुरू हो जाती है। यदि हम उसको उबाल लें तो वो दूध 6-8 घंटे तक सुरक्षित रहता है, फिर उसमें किसी तरह की सड़न नहीं पैदा होती, किसी तरह के विकार पैदा नहीं होते। लेकिन यदि उसी दूध को दोबारा उबाल लें तो उसकी जो लाइफ है वो फिर 6-8 घंटे बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज और भी अच्छी चीज है कि जब दूध फ्रेश होता है, कच्चे रूप में होता है, तो उसमें थोड़ी सी मिठास रहती है। जब वो सड़ना शुरू हो जाता है तो उसमें बदबू आने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है, उसमें कड़वाहट पैदा हो जाती है। लेकिन इसी दूध को जब गर्म कर लें, फिर उसको 30-32 डिग्री टेम्परेचर ठंडा होने दें और उसमें जामुन डाल दें, यानी कि थोड़ी सी छाछ या दही डाल दें, और फिर उसको 4-6 घंटे के लिए, चाहे मिट्टी का बर्तन है या कोई और बर्तन है, उसमें उसको भर के एक शांत स्थान पर रख दें। और टेम्परेचर का जो टेम्परेचर की जो स्थिति है वो 30-32 के आसपास बनाने लगे, तो आप देखेंगे कुछ घंटे के बाद वो दही खट्टा होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, दूध ठोस आकार करने लगता है और 3-4 घंटे में वो दही का रूप ले लेता है। दही बनने पर उसी दूध में, जो कभी मीठा था, चढ़ने पर कड़वा हो सकता था, उसमें खटास आ जाती है। ये सब आप जानते हैं। अब उस खटास उसको मथ लीजिए, उससे मक्खन अलग निकाल लीजिए, घी तैयार कर लीजिए, लेकिन ये छाछ बच जाती है। उस छाछ को आप 3-4-5 दिन के लिए किसी बर्तन में रख दे छोड़ दीजिए। मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, प्लास्टिक का बर्तन ले सकते हैं, स्टील का बर्तन ले सकते हैं, लोहे का, तांबे का या एल्युमिनियम का बर्तन लेंगे तो उसमें अलग गुण आ जाते हैं। लेकिन यदि ये सुरक्षित बर्तन लेंगे तो उसकी खटास बढ़ती चली जाती है। 3-4 दिन के बाद उसकी इतनी खटास पैदा हो जाती है कि आप जैसे ही कमरे में घुसते हैं, उसकी खटास आपको प्रभावित करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी जो दूध की गुणवत्ता है, वो उसके जीवाणु संरचना पर आधारित है। दूध कच्चा रहता है, ताजा रहता है, तो उसमें तब भी जीवाणुओं का अंश रहता है, लेकिन तब उसके जीवाणु मिठास देने वाले होते हैं, उसकी जीवनी शक्ति को स्थिर रखने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 2-3 घंटे के लिए जो दूध को स्थिर किसी एकांत में रख देते हैं, बाहर का वातावरण 30-32 के डिग्री के आसपास रहता है, तो उसमें सड़न मारना शुरू कर देता है। टेम्परेचर कम रहेगा तो सड़ने की प्रक्रिया धीमी और दीर्घ हो जाती है, उसको सड़ने में अधिक समय लगता है, लेकिन सड़ेगा तब भी। ऐसे दूध को 4-6 घंटे के बाद उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो फट जाता है, उसमें से कुछ जैसे चूने जैसा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि इसी दूध को आप गर्म कर लें तो ये जीवाणु सक्रियता घट जाती है, उसके सड़ने की प्रवृत्ति रुक जाती है। इसी को तो पाश्चराइजेशन बोलते हैं। यदि इसी दूध को आप गर्म करके उसमें जामुन डाल देते हैं तो उसमें मिठास की जगह खटास आने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। ये लैक्टिक एसिड, मिठास सब जीवाणु की प्रवृत्ति पर आधारित है। एक ही दूध विभिन्न स्थितियों में विभिन्न तरह का प्रभाव देता है, यानी कि जो दूध के जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, अपनी प्रकृति को स्थिति के अनुसार बदल देते हैं। मैं सिर्फ मात्र आपको उदाहरण में दूध के साथ दिया। प्रकृति के अंदर भी ऐसे लाखों तरह के जीवाणु हैं, विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न स्थितियों में अपनी प्रवृत्ति बदलते रहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जीवाणु हमारे शरीर के अंदर भी हैं, हमारी मिट्टी के अंदर भी हैं। हमारे शरीर का उदाहरण देखें तो हमारा शरीर में जब तक प्राण शक्ति है, हम जीवित हैं, तब तक हमारे शरीर के कुछ जीवाणु निष्क्रिय रहते हैं। लेकिन जैसी प्राणवायु समाप्त होती है, मृत हो जाते हैं, हम शव के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, तो अचानक हमारे अंदर के जीवाणु हमारे शरीर को गलाना शुरू कर देते हैं, सड़ना शुरू कर देते हैं।
वो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हमारे अंदर से आते हैं, बैक्टीरिया के हों या उनको फंगस को हमारे शरीर से पैदा होते हैं। इसी तरह की जीवाणुओं की संरचना, सूक्ष्म जीवों की संरचना हमारे पृथ्वी के अंदर भी, मिट्टी के अंदर भी है। ये मिट्टी के जीवाणु एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के अलावा स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो वनस्पति जगत हो या जीव जगत हो, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने कुछ प्रयासों से, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक अब इस पे अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। अभी तक 1960 तक तो 1980 तक तो हम जीवाणु को नष्ट करने में लगे थे। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव आज भी अस्पतालों में हो रहा है। जैसे कोई मरीज किसी भी स्थिति में जाए, चाहे बुखार में हो, खांसी में हो, जख्म से हो, चोट लग गई हो, कोई भी बीमारी हो, उसको हार्ट की डिजीज हो गई हो, एस्थमा हो गया हो, आंख में लाली हो, इन सब के लिए पहला उपचार एक ही है, उसको एंटीबैक्टीरियल दवा देना। और इतना पिछले 40-45 साल में हमने एंटीबैक्टीरियल दवाएं मनुष्य को दी हैं कि अब मनुष्य पर वो दवाएं काम नहीं करती। एक तरफ ने बैक्टीरिया को समाप्त करना शुरू कर दिया, फिर 80 के बाद अचानक हमारा ध्यान फिर बैक्टीरिया पे गया। अब जो पेट के जीवाणु हैं उनको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। अब हम उसको बायो जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स पे काम कर रहे हैं। अब उनको स्पेशली जब भी कोई एंटीबायोटिक दवा दी जाती है तो उसके साथ में प्रीबायोटिक दवाएं भी दी जाती हैं। वही बात हम कृषि के साथ भी लेते हैं। कृषि पर भी अब हमने बहुत सारा प्रयोग कर लिया। आपने केमिकल फर्टिलाइजर दे दे के बहुत सारा काम कर लिया, यूरिया दे दिया, डीएपी दे दिया, एनपीके भी बहुत कुछ दे दिया। अब हमारा ध्यान फिर से जीवाणु पर गया है, जैविक खेती पर गया है, और जैविक खेती का मुख्य आधार वही जीवाणु है। अब उनके संवर्धन में लगे हमारे भी प्रयास हैं। हमने कुछ ऐसे जीवाणुओं को, ऐसे फंगस को, ऐसे कुछ बायोएक्टिव रसायनों को इसके माध्यम से मिट्टी के अंदर सिंचाई के रूप में देने का प्रयास किया ताकि मिट्टी की सुधरे, हम जो विषाक्तता का सामना कर रहे हैं उससे बच सकें। इसके बारे में बहुत सारी विस्तार से बात कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने जानकारी आपको रखी, आपकी रुचि हो तो इस पर लगे रहेंगे, सब बात भी करते रहेंगे। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आपको पूछना चाहते हैं तो निसंकोच मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। मैं आपकी उस समस्या का, उस जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।